अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर के बारे में। तो यूजुअली जो नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर रहता है उसका हम लोग 3 रिस्क ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला जो रहता है वो रहता है लो रिस्क कैटेगरी। तो लो रिस्क रहता है, दूसरा इंटरमीडिएट रिस्क रहता है और तीसरा जो रहता है हाई रिस्क कैटेगरी रहता है। तो अगर हम बात करें लो रिस्क कैटेगरी में, तो लो रिस्क कैटेगरी में यूजुअली जो ट्यूमर लेस देन 3 सेंटीमीटर होता है, सॉलिटरी होता है, एक ही ट्यूमर होता है, लो ग्रेड रहता है और टीए ट्यूमर, ऐसे को लो रिस्क बोलते हैं। जबकि अगर हाई रिस्क की बात करें तो हाई ग्रेड ट्यूमर को या मल्टीफोकल ट्यूमर या सीआईएस को, T1 ट्यूमर को या रिकरेंट ट्यूमर को जो रहता है हाई रिस्क बोलते हैं। बाकी जो बचा वो रहता है इंटरमीडिएट रिस्क कैटेगरी। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये EAU क्लासिफिकेशन है। और इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो अगर लो रिस्क कैटेगरी में आ रहा है तो जो मेन ट्रीटमेंट मोडालिटी होता है जो कि क्यूरेटिव होता है ज़्यादातर केसेस में, वो होता है TURBT। तो अगर लेस देन 3 सेंटीमीटर रहता है तो यूजुअली जो रहता है वो उसको हम लोग कंप्लीट TURBT रिसेक्शन से रिमूव कर सकते हैं। फिर TURBT करने के बाद लो रिस्क कैटेगरी में हम जो है आइदर जेमसिटाबिन और माइटोमाइसिन C जो रहता है विद इन 24 आवर्स यूज कर सकते हैं पोस्ट TURBT, ये अकॉर्डिंग टू द AUA गाइडलाइन। और अगर हम बात करें यूरोपियन की, तो यूरोपियन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग विद इन 6 आवर्स जो रहता है हमें यूज करना रहता है। तो यूजुअली हम 6 आवर्स के अंदर जो रहता है जेमसिटाबिन या माइटोमाइसिन यूज करते हैं। जो जेमसिटाबिन होता है वो रिकरेंस जो रहता है बाई 35% कम करता है। और इसके लिए जो ट्रायल किया गया था वो था स्वाग ट्रायल, स्वाग 0337। और दूसरा था EOR-TC MMC ट्रायल, MMC इज माइटोमाइसिन C। तो अगर हम बात करें लो रिस्क कैटेगरी में तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है BCG। BCG जो रहता है लो रिस्क ग्रुप में इंडिकेटेड नहीं रहता है। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट रिस्क ग्रुप में, तो इंटरमीडिएट रिस्क ग्रुप में हम लोग यूजुअली कंप्लीट TURBT करते हैं। कंप्लीट TURBT के बाद पेशेंट को BCG चलाते हैं। और BCG जो रहता है यूजुअली 6 वीक के लिए चलाते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्शन BCG। तो इंडक्शन BCG की बात करें तो उसमें जो रहता है यूजुअली हम लोग 6 वीक के लिए देते हैं। और ये जो रहता है बेस्ड ऑन स्वाग प्रोटोकॉल, स्वाग जो रहता है 8216 और BCG जो रहता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है माइटोमाइसिन C अकॉर्डिंग टू द स्वाग प्रोटोकॉल 8216। तो हम लोग इंडक्शन के लिए भी माइटोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास BCG नहीं है, बट यूजुअली हम लोग BCG प्रीफर करते हैं। और ये चीज़ हमें पता चला था स्वाग प्रोटोकॉल से, स्वाग 8216। फिर जो इंटरमीडिएट रिस्क कैटेगरी होता है, इंटरमीडिएट रिस्क कैटेगरी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। इसमें जो मेंटेनेंस देते हैं हम लोग BCG का 1 ईयर के लिए देते हैं, ये रिकरेंस कम होता है। और ये भी जो रहता है बेस्ड ऑन स्वाग प्रोटोकॉल 8507। तो स्वाग प्रोटोकॉल 8507 के अकॉर्डिंग 3 ईयर जो रहता है मेंटेनेंस बेस्ट होता है। अगर हम बात करें 1 ईयर मेंटेनेंस तो ये EOR-TC ट्रायल के बेसिस पे पता चला था। फिर इंटरमीडिएट रिस्क कैटेगरी में अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट रिस्क कैटेगरी की बात करें तो जो फोटोडायनेमिक डायग्नोसिस होता है या नैरो बैंड इमेजिंग होता है, उससे जो रहता है रेजिडुअल डिजीज का डिटेक्शन बढ़ जाता है। और ये जो हमें था पता चला था हेक्सविक्स ट्रायल से, तो हेक्सविक्स ट्रायल से हमें पता चला था। अब बात करते हैं हाई रिस्क के बारे में। तो हाई रिस्क में यूजुअली हम लोग कंप्लीट TURBT करने के बाद TURBT करते हैं। तो हाई रिस्क कैटेगरी में TURBT का कॉन्सेप्ट होता है। और यूजुअली जो TURBT रहता है यूजुअली 2 to 6 वीक्स बाद करते हैं। और ये जो रहता है मैंडेटरी होता है फॉर T1 और हाई ग्रेड डिजीज। और ये बेस्ड रहता है EOR-TC TURBT ट्रायल्स। तो यूजुअली ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम पहली बार जब सिर्फ TURBT करके देते हैं तो कई बार उससे अंडर स्टेजिंग हो जाती है ऑलमोस्ट 30 से 50% केसेस में। तो इसलिए हम लोग TURBT करते हैं क्योंकि इसमें अप स्टेजिंग होता है। फिर इसमें जो रहता है हम BCG जो रहता है इंडक्शन और मेंटेनेंस करते हैं। तो BCG इंडक्शन जो रहता है अगर हम बात करें तो यूजुअली 6 वीक के लिए देते हैं। फिर मेंटेनेंस जो रहता है हाई रिस्क कैटेगरी में 3 इयर्स देते हैं। जबकि अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में 1 ईयर के लिए देते थे। ये जो रहता है बेस्ड ऑन स्वाग प्रोटोकॉल 8507 और दूसरा EOR-TC प्रोटोकॉल 30962। जो
3 ईयर मेंटेनेंस थेरेपी होता है, वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता है। अगर बीसीजी नहीं है तो हम लोग इंट्रावेसाइकल कीमोथेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो रहता है इन केस अगर बीसीजी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है या बीसीजी नहीं है तो यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम लोग माइटोमाइसिन सी या जेमसिटाबीन यूज़ करते हैं, बट ये कम इफेक्टिव होता है। फिर जो अगला है वो रहता है हाई रिस्क कैटेगरी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है अर्ली रेडिकल सिस्टेक्टमी। तो अर्ली रेडिकल सिस्टेक्टमी जो रहता है यूजुअली हम कुछ सेलेक्टेड केसेस में कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई पेशेंट है जिसमें बीसीजी को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बीसीजी अनरिस्पॉन्सिव डिजीज। दूसरा, अगर T1 हाई ग्रेड डिजीज है विथ लिम्फोवस्कुलर इन्वेजन तो उसमें कर सकते हैं। तीसरा जो है, अगर रिकरेंट T1 डिजीज है डिस्पाइट बीसीजी उसमें भी कर सकते हैं। और वेरिएंट हिस्टोलॉजी है तो उसमें भी हम जो रहता है यूजुअली अर्ली सिस्टेक्टमी कर सकते हैं। तो ये जो रहता है ये भी EORTC ट्रायल्स के बेसिस पे होता है, EORTC 30994 ट्रायल पे। अब बात करते हैं बीसीजी अनरिस्पॉन्सिव केसेस के लिए। तो बीसीजी अनरिस्पॉन्सिव जो डिजीज होता है, हमने पहला देखा कि उसमें अर्ली रेडिकल सिस्टेक्टमी कर सकते हैं। दूसरा जो रहता है बेस्ड ऑन द की नोट ट्रायल, की नोट 057 ट्रायल, तो उसके बेसिस पे हम लोग जो है सिस्टमिक जो रहता है कीमोथेरेपी दे सकते हैं, और वो होता है पेम्ब्रोलिजुमैब। उसमें जो रहता है रिस्पॉन्स रेट जो रहता है 40% रहता है। तो यूजुअली जो CIS ट्यूमर होता है बीसीजी, तो वो काफ़ी अच्छा 40% रिस्पॉन्स करता है, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमिक होता है। फिर जो दूसरी ड्रग होती है वो यूज़ करते हैं, वो रहता है नेडोफाराजीन फायरोएडेनोवेक। तो नेडोफाराजीन जो रहता है वो इंट्रावेसाइकल रहता है, और इसमें जो रिस्पॉन्स रेट रहता है वो 53% रहता है, जो कि पेम्ब्रोलिजुमैब से ज़्यादा रहता है। और ये जो ट्रायल इसके लिए किया गया था वो था फेज 3 नेडोफाराजीन ट्रायल, और इसके बेसिस पे FDA ने इसे अप्रूव भी कर दिया है। फिर जो अगला अगर हम ड्रग है अगर बात करें तो हम यूज़ कर सकते हैं इंट्रावेसाइकल जेमसिटाबीन या डोसीटैक्सल। ये जो रहता है बेसिकली सिक्वेंशियल थेरेपी की तरह यूज़ कर सकते हैं, और ये बेस्ड होता है ऑन मल्टीपल कोहॉर्ट स्टडी। तो जेमसिटाबीन और डोसीटैक्सल जो रहता है सीक्वेंस में, कि पहले हमने जेमसिटाबीन दिया फिर डोसीटैक्सल दिया, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज ए सेकेंड लाइन ड्रग आफ्टर बीसीजी। फिर जो अगला है गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो वो होता है रेडिकल सिस्टेक्टमी, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया, जिसमें अगर कोई बीसीजी अनरिस्पॉन्सिव रहे, T1 हाई ग्रेड विथ लिम्फोवस्कुलर इन्वेजन या रिकरेंट T1 डिस्पाइट बीसीजी रहता है। तो की जो लैंडमार्क है अगर हम बात करें ऊपर तो एक बात देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्वाग। स्वाग जो रहता है उसमें स्वाग में हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखा 8507। तो 8507 स्वाग प्रोटोकॉल जो रहता है वो बीसीजी मेंटेनेंस के लिए रहता है। अब बीसीजी का मेंटेनेंस 3 ईयर्स के लिए दे सकते हैं, जिससे कि रिकरेंस और प्रोग्रेशन दोनों कम होता है। फिर दूसरा रहता है स्वाग 0S0337। इसमें हम लोग सिंगल डोज जेमसिटाबीन यूज करते हैं इन केस ऑफ लो रिस्क डिजीज, जो कि रिकरेंस कम करता है आफ्टर TURBT। फिर जो अगला ट्रायल है वो है EORTC ट्रायल 30962। तो EORTC ट्रायल जो रहता है इसी के बेसिस पे ऑप्टिमल बीसीजी डोज और ड्यूरेशन डिफाइंड है। ये चीज़ स्वाग 850 से भी मिला था और EORTC 30962 से कंफर्म हुआ था। फिर अगला जो है वो है कीनोट ट्रायल, कीनोट 057। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायल है और ये पेम्ब्रेलिजुमैब के लिए है फॉर बीसीजी रिस्पॉन्सिव CIS। फिर अगर हम बात करें नेडोफाराजीन फेज 3 ट्रायल, तो नेडोफाराजीन फेज 3 ट्रायल जो है बेसिकली जीन थेरेपी के लिए है, और ये अप्रूव हुआ है फॉर बीसीजी फेलियर। तो ये रहा ओवरऑल जो है नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर। तो T2 से T4A कैटेगरी और N0N1 जो रहता है वो मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर होता है। तो सबसे पहले अगर T2 से T4A डिजीज जो कि लोकलाइज्ड रहता है, ब्लैडर में ही रहता है, तो ऐसे में हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे में हमारे पास 3 ऑप्शन रहता है। पहला रहता है नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी। दूसरा रहता है हम रेडिकल सिस्टेक्टमी के साथ लिम्फ नोड डिसेक्शन कर सकते हैं। और तीसरा रहता है ट्राई मोडालिटी थेरेपी। तो जो ट्राई मोडालिटी थेरेपी होता है यूजुअली T2 कैटेगरी वाला जो रहता है उसमें हम लोग ट्राई मोडालिटी थेरेपी देते हैं। जबकि रेडिकल सिस्टेक्टमी के साथ अगर हम बात करें पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन का, तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो रहता है यही होता है, रेडिकल सिस्टेक्टमी विथ पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन। फिर अगर हम बात करें नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी की, तो नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी में अगर ब्लैडर कैंसर रहता है तो हम यूजुअली जो यूज़ करते हैं वो रहता है सिस्प्लेटिन बेस्ड नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी। और नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी से ओवरऑल 5% जो रहता है सर्वाइवल इंप्रूव करता है। ये हमें पता चला था ABC मेटा एनालिसिस से। फिर अगर हम बात करें
एक और न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी पे ट्रायल हुआ था, वो था स्वाग ट्रायल 8710। तो ये जो बेसिकली हुआ था वो एम वैक पे हुआ था। तो एम वैक न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी रहता है, वो पैथोलॉजिकल T0 रेट 38% जो रहता है वो बढ़ा देता है और ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट होता है। तो स्वाग 87 की बात करें तो एम वैक रेजिम के लिए था। फिर जो अगर तीसरा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि ट्राई मोडालिटी थेरेपी होता है, यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं T2 जब डिजीज रहता है तो यूजुअली ये उन पेशेंट में करते हैं जिनमें ऑर्गन प्रिजर्वेशन जो है डिजायर्ड है, या पेशेंट जो है अनफिट रहता है रेडिकल सिस्टेक्टमी का। तो इसके लिए जो ट्रायल किया गया था वो बेसिकली अगर हम बात करें तो दो ट्रायल थे। पहला था BC 2001 और दूसरा था RTOG ट्रायल्स। तो RTOG जो ट्रायल्स था उसी ट्रायल्स के बेसिस पे जो था ट्राई मोडालिटी थेरेपी का प्रोटोकॉल जो है वो वैलिडेटेड है। जबकि BC 2001 की बात करें तो BC 2001 से हमें ये पता चला था कि कीमो रेडियोथेरेपी जो होता है वो सुपीरियर होता है एज कम्पेयर टू रेडियोथेरेपी अलोन। अब बात करते हैं नोड पॉजिटिव डिजीज की। तो नोड पॉजिटिव डिजीज अगर N1 डिजीज है तो ऐसे में हमें जो पहला जो रहता है नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी दे सकते हैं। नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी के बाद हम लोग जो है रेडिकल सिस्टेक्टमी करते हैं। तो इसमें जो सर्वाइवल रहता है बेस्ट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रहता है। फिर अगर हम बात करें लोकली एडवांस मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर का, तो लोकली एडवांस जो है T3 डिजीज से स्टार्ट होता है, T3 T4 है। तो इसमें भी जो रहता है ऑन द बेसिस ऑफ रिसेक्टिबिलिटी हम लोग जो है आइदर नियो एडजुवेंट के साथ रेडिकल सिस्टेक्टमी कर सकते हैं या ट्राई मोडालिटी थेरेपी दे सकते हैं। फिर अगर हम बात करें एडजुवेंट इम्यूनोथेरेपी का या एडजुवेंट कीमोथेरेपी, तो ये यूजुअली हम पोस्ट सिस्टेक्टमी करते हैं और इन केस ऑफ हाई रिस्क डिजीज जैसे T3 पॉजिटिव है या नोड पॉजिटिव डिजीज है तो हम एडजुवेंट थेरेपी देते हैं। और एडजुवेंट आइदर इम्यूनोथेरेपी या कीमोथेरेपी दे सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी के लिए हम लोग एडजुवेंट यूजुअली निवोलुमैब यूज करते हैं और ये यूज करते हैं फॉर 1 ईयर। और ये जो रहता है बेस्ड होता है ऑन चेकमेट ट्रायल 274। तो इसमें जो रहता है डिजीज फ्री सर्वाइवल ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। जब हम निवोलुमैब देते हैं पेशेंट को तो निवोलुमैब जो रहता है डिजीज फ्री सर्वाइवल बढ़ा देता है, डबल हो जाता है। जो पहले 10 महीने तक डिजीज फ्री पीरियड था वो 20 महीने हो जाता है। फिर एडजुवेंट कीमो की बात करें तो एडजुवेंट कीमो जो रहता है बेस्ड ऑन EORTC 30944 ट्रायल होता है और उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट मिला था कि अगर NAC नहीं किया गया है, न्यू एडजुवेंट नहीं दिया गया है, तब हम दे सकते हैं, या नोड पॉजिटिव डिजीज है तो हम एडजुवेंट कीमो दे सकते हैं। फिर जो अगला है वो है मेटास्टैटिक या अनरिसेक्टेबल डिजीज। तो मेटास्टैटिक या अनरिसेक्टेबल डिजीज के बारे में बात करें तो हमारे पास उसमें डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है कीमोथेरेपी, सिस्टमिक कीमोथेरेपी, और वो जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जेमसिटाबिन और सिस्प्लैटिन। तो जेमसिटाबिन और सिस्प्लैटिन जो रहता है फर्स्ट लाइन रेजिम होता है फॉर मेटास्टैटिक ब्लैडर कैंसर, और ये जो रहता है बेस्ड ऑन वेंडर मासिक ट्रायल होता है। अगर हम बात करें तो वेंडर मासिक ट्रायल, तो जो वेंडर मासिक ट्रायल है उसमें जो रहता है अगर हम बात करें तो जेमसिटाबिन जो रहता है ओवरऑल सर्वाइवल जो होता है वो ज़्यादा बेटर होता है और बेटर टॉलरेटेड भी रहता है। फिर उसके बाद जो दूसरा रहता है ये तो रहता है कीमोथेरेपी जब स्टार्ट करते हैं। दूसरा रहता है मेंटेनेंस कीमोथेरेपी। जो मेंटेनेंस कीमोथेरेपी होता है वो हम लोग देते हैं एवेलुमैब से। तो एवेलुमैब जो रहता है मेंटेनेंस कीमो के लिए यूज करते हैं और ये बेस्ड होता है ऑन द जेवलिन ट्रायल। तो जेवलिन ब्लैडर 100 जो ट्रायल हुआ था उसमें देखा गया कि जिन पेशेंट्स में अवेलिमैब से मेंटेनेंस दे रहे हैं आफ्टर कीमो, जो पेशेंट कीमो को रिस्पॉन्स कर रहे हैं या कीमो स्टेबल हैं, तो ऐसे में हम जो है अवेलिमैब यूज करते हैं। तो ओवरऑल सर्वाइवल जो है वो बढ़ जाता है, 21 महीने तक हो जाता है जो कि नॉर्मली 14 महीने तक रहता है। फिर अगर हम बात करें थर्ड कैटेगरी की, तो थर्ड कैटेगरी जो रहता है ये तो फर्स्ट लाइन जो रहा कि फर्स्ट लाइन हमने शुरू किया जेमसिटाबिन से और मेंटेन किया अवेलिमैब से। अब सेकेंड लाइन की बात करें तो सेकेंड लाइन में होता है पेम्ब्रेलिजुमैब। तो पेम्ब्रेलिजुमैब यूजुअली हम लोग जब फर्स्ट लाइन फेल हो जाता है, प्लेटिनम फेल हो जाता है, तब यूज करते हैं। और ये जो रहता है बेस्ड ऑन कीनोट ट्रायल, कीनोट 045 ट्रायल पे होता है। फिर जो दूसरा ड्रग होता है, अगर अगर हम बात करें कि पेम्ब्रेलिजुमैब जो है वो फेल हो गया या इम्यूनोथेरेपी या कीमोथेरेपी फेल हो गई, तो उसके बाद हम यूज कर सकते हैं वो है इनफोर्टिमाब विडोटिन। तो इनफोर्टिमाब विडोटिन जो रहता है बेस्ड ऑन EV
ट्रायल होता है AB301 ट्रायल ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट है। तो ये एक तरीके से थर्ड लाइन ड्रग हो गया। फिर अगर हम जो बात करें कुछ पेशेंट्स में जिनमें FGFR2 या 3 म्यूटेशन रहता है, तो उसमें हम अर्डाफिटिनिब यूज़ कर सकते हैं और ये बेस्ड होता है ऑन BLC 2001 ट्रायल और ओवरऑल जो रेट रहता है इसमें 40% रहता है। तो ये चीज़ रहता है। फिर अगर हम बात करें कुछ लैंडमार्क्स ट्रायल की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रायल है ABC मेटा एनालिसिस। तो ABC मेटा एनालिसिस जो रहता है नियो एडजुवेंट जो रहता है हम यूज़ करते हैं, उससे ओवरऑल 5% जो रहता है इंक्रीज्ड सर्वाइवल रहता है, तो इसलिए हम लोग नियो एडजुवेंट यूज़ करते हैं। दूसरा जो रहता है ट्रायल वो रहता है स्वाग ट्रायल। तो स्वाग जो ट्रायल यूज़ करते हैं वो 8710 ट्रायल, और उसमें अगर हम बात करें 8710 तो उसमें जो रहता है हम लोग MVAC नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं। फिर जो रहता है अगला जो ट्रायल इंपॉर्टेंट है वो रेडियोथेरेपी से रिलेटेड है, और उसमें अगर हम बात करें तो BC 2001 ट्रायल रहता है। और BC 2001 ट्रायल ये कहता है कि जो हम लोग कीमो रेडिएशन यूज़ करते हैं वो सुपीरियर होता है एज कम्पेयर टू रेडियोथेरेपी। फिर जो अगला ट्रायल है वो है चेकमेट ट्रायल, चेकमेट 274 ट्रायल। तो चेकमेट ट्रायल जो रहता है वो उसमें अगर हम बात करें तो हम लोग निवोलुमैब यूज़ कर सकते हैं। वो इम्प्रूव करता है डिजीज़ फ्री सर्वाइवल पोस्ट सिस्टेक्टमी। हमने देखा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है सर्वाइवल। फिर अगर हम बात करें अगला ट्रायल है वॉन्डर मासी ट्रायल। तो वॉन्डर मासी ट्रायल जो रहता है, जो आज हम जेमसिटाबिन सिस्प्लैटिन यूज़ करते हैं, तो वो जो रहता है बेस्ड ऑन वॉन्डर मासी ट्रायल होता है। उन्होंने किया था तो पाया था कि जो जेमसिटाबिन सिस्प्लैटिन है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है एमवैक की, बट इसका जो टॉलरेबिलिटी है कंपेरेटिवली बेटर होता है, पेशेंट को साइड इफेक्ट कम होते हैं। फिर जो अगला ट्रायल है वो है जेवलिन 100। तो जेवलिन 100 जो रहता है अगर हम बात करें तो वो बेस्ड होता है मेंटेनेंस के लिए। तो हम जो है मेंटेनेंस के लिए अवेलिमुमैब यूज़ करते हैं, और अवेलिमुमैब जो रहता है ओवरऑल सर्वाइवल इससे बढ़ता है। फिर जो अगला ट्रायल है वो है कीनोट 045। तो कीनोट 045 की अगर हम बात करें तो ये जो होता है इसमें हम लोग पेम्ब्रोलिजुमैब जो रहता है यूज़ कर सकते हैं, और पेम्ब्रोलिजुमैब हमने ऊपर देखा था एज अ सेकेंड लाइन आफ्टर प्लेटिनम थेरेपी यूज़ कर रहे थे, तो ओवरऑल सर्वाइवल इंप्रूव हो रहा था आफ्टर प्लेटिनम थेरेपी। फिर इन्फोटुमाब विडोटिन जो था अगर हम बात करें वो बेस्ड था EV301। तो EV301 जो ट्रायल है उसके लिए हमने जो किया वो था इन्फोटुमाब विडोटिन। इन्फोटुमाब विडोटिन जो रहता है वो भी ओवरऑल सर्वाइवल इंप्रूव करता है, और ये एक तरीके से थर्ड लाइन होता है। तो सेकेंड लाइन जो रहता है पेम्ब्रो दिया हमने, थर्ड लाइन जो रहता है इन्फोटुमाब विडोटिन रहता है। फिर फाइनली जो था वो अर्डाफिटिनिब जो रिसेंटली है वो इफेक्टिव होता है FGFR डिजीज में, और उसके लिए जो ट्रायल था वो था BLC 2001। तो दो ट्रायल है 2001 से रिलेटेड, एक होता है BLC 2001 और एक होता है BC 2001। तो कंफ्यूज नहीं होना है, BC 2001 बेसिकली कीमो रेडिएशन के लिए है और BLC 2001 जो है अर्डाफिटिनिब के लिए है। अब हम डिस्कस करने वाले ड्रग्स के बारे में जो कि कार्सिनोमा ब्लैडर में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रावेसाइकल ड्रग्स जो कि यूज़ होते हैं नॉन मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर में। तो जो पहली कैटेगरी है वो है कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स। तो उसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं सबसे पहला जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वो होता है माइटोमाइसिन सी। माइटोमाइसिन सी जो ड्रग होती है वो जो रहती है बेसिकली एक अल्काइलेटिंग एजेंट होती है, और अल्काइलेटिंग एजेंट होती है उसमें उसको एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक भी बोलते हैं। ये जो रहता है DNA क्रॉस लिंकिंग कराता है जिसकी वजह से जो रहता है ट्यूमर सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है DNA क्रॉस लिंकिंग करा के। फिर जो अगला है वो है जेमसिटाबिन। जेमसिटाबिन की बात करें तो जेमसिटाबिन जो रहता है वो एक एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है, और एंटी मेटाबोलाइट ये क्यों बोलते हैं क्योंकि ये पिरिमिडीन एनालॉग होता है और ये DNA सिंथेसिस को इनिबिट करता है। तो जेमसिटाबिन क्या कर रहा है DNA सिंथेसिस को इनिबिट कर रहा है, जबकि माइटोमाइसिन क्रॉस लिंकिंग को जो रहता है उसके थ्रू करता है डैमेज। अब अगला जो है वो है अलग अलग कैटेगरी, अगर हम बात करें तो एंथ्रासाइक्लिन का है। एंथ्रासाइक्लिन की जो रहती है 3 ड्रग होती हैं जो कि यूज़ होती हैं, उसमें रहता है डॉक्सोरिबोसिन, एपिरोबिसिन और वेलरोबिसिन। तो डॉक्सोरिबोसिन, एपिरोबिसिन और वेलरोबिसिन जो रहता है ये एंथ्रासाइक्लिन जो रहता है बेसिकली अगर हम बात करें तो टोपो आइसोमरेज 2 को इनिबिट करती है। तो जो एंथ्रासाइक्लिन टोपो आइसोमरेज है, और इसमें जो वॉल रूबिसिन होती है वो ब्लैडर वॉल के लिए यूज़ करती है। जब BCG अनरिस्पॉन्सिव होता है CIS तो हम लोग वेल रूबिसिन यूज़ करते हैं। तो इसमें वेल रूबिसिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोग याद कर सकते हैं कि 3 होते हैं रूबिसिन
3 होते हैं, 3 वेद जो होते हैं रूबिसिन के। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो हम ब्लैडर की वॉल के लिए यूज़ करते हैं वो वॉल रूबिसिन होता है, और 3 वेद होते हैं जिसमें वॉल रूबिसिन, एपिरूबिसिन और डॉक्सोरूबिसिन होता है, और टोपोआइसोमरेज 2 को इनहिबिट करते हैं। फिर जो अगला कैटेगरी है वो होता है टैक्सेन। तो टैक्सेन में हम लोग 2 टैक्सेन यूज़ करते हैं। वो जो होता है, एक होता है डोसीटैक्सेल और एक होता है पैक्लीटैक्सेल। जो टैक्सेन होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल स्टेबलाइजेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से कीमोथेरेपेटिक एजेंट की तरह काम करते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल स्टेबलाइजर होते हैं। और जो 2 टैक्सेन होते हैं वो होते हैं डोसीटैक्सेल और पैक्लीटैक्सेल। फिर जो अगला थेरेपी है वो रहता है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में हम लोग जो बेसिकली यूज़ करते हैं जेमसिटाबिन और डोसीटैक्सेल को यूज़ करते हैं। इसको हम लोग सीक्वेंशियल यूज़ करते हैं और ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन थेरेपी होता है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं इन केस ऑफ बीसीजी अनरिस्पॉन्सिव डिजीज़ में। तो ये तो रहा कीमोथेरेपी जो कि हम लोग यूज़ करते हैं इंट्रावेसाइकल एनएमआईबीसी में। जो अगला कैटेगरी है वो है इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी की बात करें जो इंट्रावेसाइकल यूज़ करते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो है बीसीजी। बीसीजी को बोलते हैं बैसिलस कैल्मे-ग्यूरिन, और ये एक तरीके का इम्यून एक्टिवेटर होता है, और ये जो है गोल्ड स्टैंडर्ड होता है फॉर इंटरमीडिएट एंड हाई रिस्क नॉन मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर का। फिर अगला जो अगर हम बात करें तो हम बीसीजी के साथ इंटरफेरॉन अल्फा भी यूज़ कर सकते हैं। जो इंटरफेरॉन अल्फा और बीसीजी जब यूज़ करते हैं तो ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन थेरेपी है, और ये जो यूज़ होता है टेक्निक इन केस ऑफ बीसीजी रिलैप्सिंग पेशेंट्स में यूज़ होता है। तो ये रहा इम्यूनोथेरेपी। अब इंट्रावेसाइकल जीन थेरेपी की बात करें या वायरल थेरेपी की, तो इसमें जो यूज़ करते हैं वो होता है नेडोफाराजीन फायरा एडेनोवेक। और नेडोफाराजीन फायरा एडेनोवेक जो रहता है यूजुअली एड स्टील लैड्रिन के नाम से मार्केट में मिलता है, और इसमें जो रहता है हम लोग एडिनो वायरस यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर, और जो हम ट्रांसफर करते हैं होता है इंटरफेरॉन अल्फा। तो ये जो रहता है बेसिकली यूज़ करते हैं बीसीजी अनरिस्पॉन्सिव सीआईएस के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो अगला ड्रग है वो है CG0070 या 007 भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली अभी फेज 3 ट्रायल्स में है, और ये भी एक तरीके का ऑन्कोलिटिक एडिनोवायरस होता है, और ये टारगेट करता है आरबी पाथवे। फिर अगला है जो बात करें तो अगला जो है वो है अपोर्टुजुमाब मोनोटॉक्स। तो अपोर्टुजुमाब मोनोटॉक्स जो है वो विसीनियम के नाम से मिलता है, तो इसका ट्रेड नेम है। ये जो रहता है ईपीकैम डायरेक्टेड रिकम्बिनेंट फ्यूजन टॉक्सिन बनाता है। तो ईपीकैम पे ये काम करता है, ईपकैम, तो ये ईपकैम पे काम करता है, और ये अभी एफडीए अप्रूव्ड नहीं है, ऑल्दो एफिकेसी जो रहती है सीआईएस के अगेंस्ट में है। तो ये है जीन थेरेपी। अब बात करते हैं सिस्टमिक ड्रग्स की। सिस्टमिक ड्रग्स जो रहता है बेसिकली हम लोग मसल इन्वेजिव में या मेटास्टैटिक डिजीज में यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला सिस्प्लैटिन जो रहता है गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। आइदर हम लोग अगर नियो एडजुवेंट यूज़ करें या एडजुवेंट यूज़ करें। तो सबसे पहला जो रेजिम था, सबसे पुराना रेजिम अगर बात करें तो वो था CMV रेजिम। तो CMV रेजिम जो रहता था वो ओल्ड रेजिम है, और ये इसमें जो रहता है सी जो रहता है बेसिकली अगर हम बात करें तो वो होता है सिस्प्लैटिन, और सिस्प्लैटिन बेस्ड रहता है। बाकी MV जो रहता है मीथोट्रिक्सेट और विन ब्लास्टिन रहता है। तो ये जो रहता है ये ओल्ड रेजिम है, अब इसको यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम बात करें जो अब यूज़ करते हैं वो जेमसिस रेजिम यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं जेमसिटाबिन के साथ सिस्प्लैटिन, और ये जो रहता है बेसिकली कम टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू एमवैक। तो ये इक्विवेलेंट होता है एमवैक के, और ये जो रहता है ये चीज बात हमें पता चली थी वेंडर मासी ट्रायल से। तो वेंडर मासी ट्रायल जो रहता है इस तरीके से हमें पता चला जेमसिस यूज़ करते हैं। फिर अगला जो ड्रग है जो पहले यूज़ करते थे स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं वो है एमवैक। एमवैक जो है स्टैंडर्ड न्यू एडजुवेंट कीमो रेजिम है। इसमें जो है बेसिकली हम लोग यूज़ करते थे सिस्प्लैटिन, और सिस्प्लैटिन के साथ जो है मीथोट्रिक्सेट और विनब्लास्टिन जो था पहले हम यूज़ करते थे। ये जो था ओल्ड रेजिम था, जैसे मीथोट्रिक्सेट और विनब्लास्टिन पहले यूज़ करते थे, और साथ में हमने एड्रियामाइसिन डॉक्सोरिबोसिन ऐड किया था। तो इसको एमवैक रेजिम बोला जाना था, जिसको हम लोग बाद में जो है पहले हम इसको CMV रेजिम जो था बाद में इसमें एड्रियामाइसिन ऐड कर दिए। फिर इसी में जब हम GCSF ऐड किए सेम ड्रग्स में, तो इसको जो है डोज डेंस एमवैक बोलते हैं, डोज डेंस एमवैक, और GCSF ऐड करने से हायर जो है T0 रेट हो गया।
फिर अब बात करते हैं कार्बोप्लेटिन बेस्ड रेजिम। तो कार्बोप्लेटिन बेस्ड रेजिम जो रहता है बेसिकली हम यूज करते हैं जो सिस्प्लेटिन इन एलिजिबल पेशेंट होते हैं, और इसमें हम लोग जेमसिटाबिन के साथ कार्बोप्लेटिन यूज करते हैं, और ये जो रहता है बेसिकली पैलिएटिव केसेस में यूज करते हैं। ये जो रहता है सिस्प्लेटिन के इक्विवेलेंट नहीं होता है। इसी तरीके से हम लोग पैक्लिटैक्सेल के साथ कार्बोप्लेटिन भी यूज कर सकते हैं, और ये भी एक तरीके का अल्टरनेटिव रेजिम में होता है फॉर फ्रेल पेशेंट्स। अब बात करते हैं इम्यूनोथेरेपी, जो कि हम लोग सिस्टमिक इम्यूनोथेरेपी यूज कर सकते हैं, सिस्टमिक चेक पॉइंट इनिबिटर्स भी बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहला ड्रग है PD-1 इनिबिटर्स और दूसरा कैटेगरी है PD-L1 इनिबिटर्स। तो PD-1 इनिबिटर्स की बात करें तो उसमें आता है पेम्ब्रोलिजुमैब और निवोलुमैब। तो पेम्ब्रोलिजुमैब की बात करें तो पेम्ब्रोलिजुमैब जो रहता है यूजुअली सेकेंड लाइन जो है मेटास्टेटिक डिजीज में यूज करते हैं, और ये बेस्ड होता है ऑन द कीनोट 057 ट्रायल, और ये यूजुअली करते हैं BCG अनरिस्पॉन्सिव CIS में। जबकि निवोलुमैब की बात करें तो निवोलुमैब जो रहता है एडजुवेंट थेरेपी की तरह यूज करते हैं इन केस ऑफ पोस्ट सिस्टेक्टमी। तो जब ब्लैडर निकाल लेते हैं कुछ भी नहीं रहता है तो निवोलुमैब यूज करते हैं इन केस ऑफ हाई रिस्क NMIBC, और ये हमें पता चलता है चेकमेट ट्रायल से, चेकमेट 274। अब बात करें PD-L1 की, तो PD-L1 में है एटोजोलिमैब, अवेलुमैब और दुर्वालुमैब। तो अगर हम बात करें एटोजोलिमैब, तो अटेलजुलुमैब जो है यूजुअली जो रहता है फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन मेटास्टैटिक में यूज करते हैं। अब जो रहता है इसका यूज जो है रिस्ट्रिक्टेड रहता है। इसमें जो रहता है बेसिकली अवेलुमैब यूज करते हैं बेस्ड ऑन जेवलिन 100 ट्रायल, और ये जो है मेंटेनेंस थेरेपी के लिए यूज करते हैं आफ्टर प्लेटिनम कीमोथेरेपी। ये जो है एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है अवेलुमैब, जबकि दुर्वालुमैब जो है वो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है। फिर आगे जो बात करें वो है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड में जो हम ड्रग यूज करते हैं वो FGFR इनिबिटर होता है, और उसके लिए यूज करते हैं अर्डाफिटिनिब। अर्डाफिटिनिब जो रहता है वो FGFR2 और 3 से बाइंड करता है। तो ये बेसिकली मेटास्टेटिक ब्लैडर कैंसर में यूज करते हैं, जो कि FGFR म्यूटेशन जिसमें मिलता है। तो ओवरऑल जो सर्वाइवल की बात करें, ओवरऑल डिजीज रिकरेंस रेट ये सब जो है 40% कम करता है, ये अकॉर्डिंग टू BLC 2001। फिर अब अगला जो कैटेगरी है वो है एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स। तो एंटीबॉडी जो ड्रग कॉन्जुगेट्स है इसमें हम लोग दो चीज को टारगेट करते हैं। पहला होता है नेक्टिन-4 को और दूसरा होता है TROP2 को। तो नेक्टिन-4 को जो टारगेट करता है वो होता है इन्फोर्टिमाब विडोटिन, और ये जो बेस्ड होता है EV ट्रायल पे बेस्ड होता है EV301। जबकि TROP2 जो रहता है उसके लिए हम ड्रग यूज करते हैं सकुटुजुमाब गोविटिकन। तो सकुटुजुमाब गोविटिकन जो है ये ट्रॉफी ट्रायल पे बेस्ड होता है, ट्रॉफी U01। तो ट्रॉफी ट्रायल पे बेस्ड होता है क्योंकि इस ये जो बाइंड करता है टारगेट TROP2 को करता है। तो जो इन्फोर्टिमाब विडोटिन रहता है हम लोग बेसिकली इसको थर्ड लाइन समझ सकते हैं कि जब हमने कीमो भी यूज कर लिया है और इम्यूनोथेरेपी भी यूज कर लिया है तब हम यूज करते हैं इन्फोर्टिमाब विडोटिन। फिर अगर हम बात करें सैकोटुजुमाब गोविटिकन, तो ये भी जो रहता है यूजुअली जब हम प्लेटिनम थेरेपी यूज कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी यूज कर लेते हैं, उसके बाद सैकोटुजुमाब गोविटिकन यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से रहता है। फिर अगर हम बात करें रेडियोथेरेपी इनहेंसिंग एजेंट, तो रेडियोथेरेपी इनहेंसिंग एजेंट जो रहता है वो रहता है यूज करते हैं हम लोग ब्लैडर प्रिजर्वेशन इन केस ऑफ ट्राइमोडाइल थेरेपी। तो इसमें जो रहता है रेडियो सेंसिटाइजर होते हैं बेसिकली जो यूज करते हैं 5-फ्लोरोयूरेसिल। 5-फ्लोरोयूरेसिल जो रहता है पहला, दूसरा रहता है माइटोमाइसिन C और तीसरा रहता है सिस्प्लेटिन। फिर लो डोज में हम लोग जेमसिटाबिन भी यूज कर सकते हैं। तो जो चार अगर हम बात करें तो पहला रहता है 5-फ्लोरोयूरेसिल, दूसरा होता है माइटोमाइसिन C, तीसरा होता है सिस्प्लेटिन और चौथा होता है जेमसिटाबिन, जिसमें से माइटोमाइसिन C हम लोग नॉन मसल इन्वेजिव में यूज करते थे और जेमसिटाबिन भी। तो 5-फ्लोरोयूरेसिल और सिस्प्लेटिन भी जो रहता है स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। तो ये चीज रहता है। अब बात करते हैं सपोर्टिव ड्रग्स की जो कि ब्लैडर कैंसर थेरेपी में यूज करते हैं। तो उसमें जो रहता है पहला रहता है GCSF। GCSF जो रहता है फिल्गैस्ट्रिन के नाम से मिलता है, और ये बेसिकली डोज डेंस जो एमवैक थेरेपी होता है उसके लिए यूज करते हैं। फिर जो अगला है वो रहता है एंटी एमेटिक्स। एंटी एमेटिक्स में हम लोग ऑन्डासीट्रॉन या ए प्रेपिटेंट यूज करते हैं। ऑन्डासीट्रॉन ए प्रेपिटेंट जो रहता है कीमो इंड्यूस्ड नोजिया के लिए यूज होता है। फिर तीसरा जो है वो है मेजना। मेजना जो ड्रग होता है वो प्रिवेंट करता है हिमोरेजिक सिस्टाइटिस, और बेसिकली इसको यूज करते हैं इन केस ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड रेजिम में। फिर जो अगली कैटेगरी होती है वो होती है एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक्स जो कि सपोर्टिव रोल प्ले करती हैं। फिर अगर हम बात करें
कुछ स्पेशल ड्रग्स की, तो उसमें जो रहता है एलम इरिगेशन, तो एलम इरिगेशन या सिल्वर नाइट्रेट जो कि रेयरली यूज़ करते हैं, ये हम लोग यूज़ करते हैं इन केस ऑफ जब ब्लैडर में क्लॉट बनते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम लोग ऐसे में एलम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हाईवेक थेरेपी, हाईवेक थेरेपी जो रहता है उसका मतलब होता है कि हम लोग जो रहता है इंट्रावेसाइकल कीमोथेरेपी जो रहता है उसको हीटेड फॉर्म में देते हैं। तो ये थेरेपी जो होता है बेसिकली माइटोमाइसिन सी के लिए डिलीवरी के लिए होता है। फिर अगर हम बात करें कीमो एम्बोलाइजेशन, तो कीमो एम्बोलाइजेशन जो रहता है बेसिकली हम लोग मेटास्टैटिक नोड्स या लीवर के लिए कर सकते हैं, जो कि अभी अंडर ट्रायल है। तो ये रहा ओवरऑल अगर हम बात करें ड्रग्स जो कि नॉन मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर और मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर में यूज होता है।